अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट से मुतल्लिक। जनाब दौरा न्यूजीलैंड कैंसिल हुआ और आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ये दौरा कैंसिल होने के पीछे वजह बताई है। वो समझते हैं कि जो कीवी क्रिकेट टीम है उसको भारत के थ्रू कुछ थ्रेट्स मिली हैं जिसके उन्होंने आज सबूत भी पेश किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मोन्टाज में मुलाहिजा भी किए। वो कहते हैं जनाब धमकियों के पैगामात भारत के थ्रू फेक आईडीज से पूरी एक साजिश के तहत बनाए गए। अब ये पहले भी कह चुके हैं, इसका साथ साथ ताना बाना जोड़ते हैं वफाकी वजीर इत्तलात एब्सोल्युटली नॉट की स्टेटमेंट से। गुज़श्ता रोज उन्होंने कहा कि जी चूंकि पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो इस वजह से खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल सिचुएशन कुछ भी हो जनाब, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम सिक्योरिटी वजूहात की वजह से चली गई, टूर नहीं किया। इंग्लैंड ने बहाना बनाकर पाकिस्तान का टूर मनसूख कर दिया और आज जैसे कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला ने इशारा किया, कहते हैं कि शायद पर तोड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया भी कि जो नेक्स्ट ईयर सीरीज होनी है उससे बैकआउट कर जाए। तो जो सारी सिचुएशन बनी है, नए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। अब कैसे इससे निपटेंगे उन्होंने वो भी बता दिया है। कहते हैं जनाब हमें फिक्र करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जो टीम नहीं खेलना चाहती वो ना खेले, हम किसी के पीछे नहीं भागेंगे। ये जो हिकमत अमली है मौजूदा हालात में कितनी कारगर साबित हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं, अपने एनालिस्ट से सबसे पहले ये पूछेंगे क्या रमीज राजा जो प्लान या हिकमत अमली बता रहे हैं उनके ख्याल में वो क्या दुरुस्त है या नहीं। हमारे एनालिस्ट क्या राय रखते हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं उनके पास। शहजाद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, महमूद सरफराज साहबा हमारे साथ हैं, सुहेल वड़ायत साहब हमारे साथ और हसन निसार साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद, आपने कल बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, इंटरव्यू किया रमीज राजा साहब का, क्या इंप्रेशन मिला आपको? क्या हम किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं जिस तरह के फवाद चौधरी साहब ने आज सबूत भी पेश किए हैं? और अगर ऐसा है तो इस चीज से निपटने के लिए जो तजवीज पेश की जा रही है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कितनी कारगर साबित हो सकती है? बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी की तरह और हर क्रिकेट लवर की तरह बड़ा डिसअपॉइंटेड मैं भी हूं जिस किस्म का फैसला पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने किया और फिर इंग्लैंड ने किया। और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि न्यूजीलैंड ने बताया नहीं कि किस किस्म की थ्रेट है। एटलीस्ट वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर कर सकते थे और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। हमारी टीम भी सफर करती है, ग्राउंड जाती है, होटल आती है, तो खतरा अगर न्यूजीलैंड को है तो हमें भी है। तो एटलीस्ट हमें तो आप बताएं कि क्या खतरा है, किस किस्म की वो थ्रेट है। और दूसरा इंग्लैंड का तो मेरे ख्याल से सबने स्टेटमेंट पढ़ लिया है। ईसीबी ने सिक्योरिटी थ्रेट की तो कहीं बात नहीं की है। उन्होंने कंडीशंस की बात की है, कोरोना वायरस की वजह से जो हालात रहे हैं प्लेयर्स के लिए वो बड़ा कह रहे हैं कि जहनी और उस पर जिस्मानी दबाव में है। वो वेलबींग का जिक्र किया उन्होंने, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग का। फिर वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी है। तो उन्होंने तो जो बात की उनको समझ नहीं आई। और रमीज राजा साहब ने भी कल यही कहा था कि ईसीबी के जो चेयरमैन से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने भी कोई वाजे बात नहीं की, कोई वाजे रीजन नहीं दिया है। तो सारे लोग बड़े मायूस हैं। बट देखिए, इस पर हुकूमत तो इसको आज इंडिया की तरफ लेके गई है और वो कह रहे हैं कि जो थ्रेट्स आई थी वो अकाउंट्स जो है इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। अब मुमकिन हो सकता है ये बात सही है उनकी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो नहीं कंफर्म किया है कि कौन सी वो एग्जैक्टली थ्रेट थी जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन रमीज राजा साहब ने कल इस हवाले से ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि ये इंडिया की वजह से, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग की वजह से भी इंडिया का रद्दमल आया है। लेकिन रमीज राजा साहब का जो मौकिफ है वो मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक है क्रिकेट में, वो बेसिकली ये कर रहा है। और उसमें वो इतने सेंसिटिव है मामला के बारे में कि अगर कोई फैसला ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड करता है तो वही फैसला फिर न्यूजीलैंड ने भी करना है और दूसरी टीमों ने भी करना है। तो वो समझते हैं कि ये वेस्टर्न ब्लॉक का मामला है। हुकूमत समझती है इसमें रीजनल पॉलिटिक्स है, इंडिया इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से इसीलिए जरूरी है कि न्यूजीलैंड क्लैरिटी दे कि किस किस्म की थ्रेट थी, कौन सा वो ईमेल था, क्या इसी हमजा नामी शख्स का ईमेल था जिसकी वजह से वो बैकआउट हुए हैं। इंग्लैंड से भी पूछा जाना चाहिए एग्जैक्टली क्या वजह है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि पाकिस्तान ने बड़ा एक एक कदम लेकर आगे बढ़े थे। इंटरनेशनल टीम्स में वेस्ट इंडीज आई है, साउथ अफ्रीका आई है, श्रीलंका आई है। ये छोटी टीमें नहीं है, 8-10 ही मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से 4-5 तो आ चुके हैं। तो इस वक्त इनका न्यूजीलैंड का बैकआउट कर जाना और इन सर्कमस्टांसेस में, और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, डेविड वाइट जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, उनका स्टेटमेंट ये है कि हम बता नहीं सकते आपको और आइंदा भी नहीं बताएंगे। ये बात समझ नहीं आती, बात हजम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट कि ये फाइव आइज की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी, अब फाइव आइज अगर हैं तो आप सोचें उसमें कनाडा भी, अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब हैं।
और क्या वो इस तरह के फेक ईमेल्स पे सिर्फ एक ऐसा रिस्पॉन्स कर देंगे? वेरी हार्ड टू बिलीव। तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। कुड भी जो क्रिकेट की जो बिग 3 लॉबी है, हो सकता है वो अभी भी एग्जिस्ट करती हो अनऑफिशियली। ऑफिशियली तो वो कह रहे थे हमने खत्म कर दिया है। लेकिन आपका जो सवाल के जवाब यकीनन मैं आपसे सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज के लिए रोकूंगी। आप जिस तरह समझते हैं और जिस तरह रमीज आजा ने इजहार ख्याल भी किया कि वो इसको रीजनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं समझते, एज अपोज टू व्हाट हुकूमत इज सेइंग, तो उनका क्या स्टांस है? क्या वो जो एक बिग 3 का पूरा कॉन्सेप्ट था, द ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, भारत का बोर्ड और फिर इंग्लैंड का बोर्ड, क्या वो क्रिकेट में दोबारा से कर रहे हैं? उसका मकसद क्या हो सकता है फिर? जी बिल्कुल हो सकता है रमीज राजा साहब अपनी पोजीशन की वजह से ये पोजीशन ना ले रहे हो जो कि हुकूमत ले रही है। वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है तो वो तो क्रिकेट की बात करेंगे। उन्होंने बिग 3 पे भी कल नहीं कहा। मैंने 2 दफा उनसे पूछा कि बिग 3 एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से वो हुआ है, तो उन्होंने बिग 3 का भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा वेस्टर्न ब्लॉक एक बन जाता है और कोई भी एक मामूली सी थ्रेट आती है तो उसमें सारे बड़े मकसद नहीं समझ आ रहा कि व्हाई वुड दे डू दिस। उनका थ्रेशोल्ड बड़ा कम है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ, ये क्यों किया गया है। लेकिन जो सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या बढ़ना है, इस पे मेरे ख्याल से रमीज राजा साहब की एक बात तो दुरुस्त है कि हमें बाइकआउट नहीं करना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप आईसीसी इवेंट में ना जाए, इंडिया के साथ ना खेले, उनका फाइनेंशियल लॉस होगा। कोई लॉस नहीं होगा, वो लॉस पूरा कर लेंगे, पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा, हम बिल्कुल आउट हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये हिकमत अमली तो नहीं करनी है। ये बात भी ठीक है कि अब हमें सिर्फ 2-4 प्लेयर्स को बुलाकर ये नहीं बताना है कि पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस टू प्ले, क्योंकि वो हम बता चुके हैं, आईपीएल के पीएसएल के जरिए भी बता चुके हैं और जो टीम्स आई है उसके जरिए भी बता चुके हैं। तो जो हमने एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं करने, मेरे ख्याल से जो मैंने उनकी बात से अखज़ किया कि हमने पीछे नहीं भाग रहे हैं उनके कि आपने कोरोना कंडीशंस में भी जाके खेल लिया इंग्लैंड में जब कोई नहीं खेल रहा था। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स आपने नहीं देने हैं, बिल्कुल झुक नहीं जाना है उनके सामने। और मेरे ख्याल से ये राइट अप्रोच है। कहीं ना कहीं हमें एक रिस्पेक्ट के साथ खेलना है। आप ठीक है बिल्कुल आइसोलेट ना करें, बाइकआउट ना करें, लेकिन पीछे ना भागे, उनको एक्स्ट्रा फेवर्स ना दें कि कोई और टीम नहीं आ रही तो हम जो है आके अपना खेलने के लिए तैयार है। ये मेरे ख्याल से जो मैंने उनकी बात से अर्ज किया कि रिस्पेक्ट के साथ खेलें। आपके ख्याल में दुरुस्त हिकमत थे और प्लानिंग अच्छी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया कल को नहीं आता तो वी शुड हैव अ प्लान बी फॉर दैट। ओके शहजाद, मैं थोड़ा सा आपके पास क्लैरिटी के लिए वापस भी आती हूँ, लेकिन सुहेल वड़ायत साहब, अगर ऐसा है तो छोटी टीम्स बच जाती हैं, जिम्बाब्वे या एशियन टीम्स, बड़ी टीम्स मीन ज्यादा पैसा, सीरीज से और रेवेन्यू होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा कि बड़ी टीम्स के पीछे नहीं भागना चाहिए या उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए, इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि वे रेडी टू प्ले? मेरा तो ख्याल है कि चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो, इंक्लूसिव जो है अप्रोच जो है वो रखनी चाहिए। अगर आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ये दर्श देते हैं कि वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, अपनी पॉलिसी भी क्रिकेट के बारे में पॉलिसी भी ऑल इंक्लूसिव रखें, कोशिश करें सबके साथ खेलें, नाराज ना हो। जाहिर है दुनिया जो है वो हमारी नज़र से अफगानिस्तान को नहीं देखती, वो यहाँ के हालात को हमारी नज़र से नहीं देखती। हमारे लिए हालात पुरअमन है, लेकिन वेस्टर्न ताकतें जो एक धमाका भी हो जाता है तो वो डर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो डरना है उसको हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लें और उनको परसुएट करें। और पहले हो सकता है अगर हम हमारे जो वेन्यू है उस पर नहीं खेलते तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें आइसोलेट नहीं होना चाहिए, हमें अलग थलग नहीं होना चाहिए, हमें सब मुल्कों की लीग के साथ मिलकर खेलना चाहिए। उनके जो थ्रेट्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं तो दुबई में खेल लें, किसी और वेन्यू पे खेल लें, लेकिन क्रिकेट जारी रहनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो जिंदगी है। क्रिकेट जो स्पोकन लाइक अ ट्रू क्रिकेट एंथुसियास्ट सुहेल साहब। लेकिन जो न्यूट्रल वेन्यू वाली आपने बात की है, मैं आगे लेके जाती हूँ कि क्या न्यूट्रल वेन्यू पर भी खेलने पे आमादा हो जाना चाहिए। हसन निसार साहब, पहले आप बताइएगा आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए, किसी भी किस्म की जंग में, रस्साकशी में मारना नहीं, मार खाना और डटे रहना मुस्तकिल मिजाजी से, यही हकीकी बहादुरी है। इसी को इस्तकलाल कहते हैं। अच्छा, ये जो अभी शहजाद ने बात की, जो कह रहे थे कि बाइकआउट ना करने वाली, आइसोलेट ना होने, ये बड़ी मैच्योर बालिग सोच है। अच्छा, एक और पहलू इसका ये है कि हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी नहीं है, ज़िंदगी है, चलता है। अच्छा, रह गया भारत, तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन अब नॉर्मल आदमी है जो उससे किसी खैर की तवक्को रखता है।
ये ठीक है कि इस लेवल के फाउल की तवक्को मुझे भी नहीं थी, ये बहुत ही घटियापन है। अच्छा, रह गया अपना रमीज राजा साहब का रद्द-ए-अमल, तो उनका रद्द-ए-अमल भी अपनी प्रजा जैसा ही है। प्रजा कहते हैं रियाया को। तो जिस तरह के हम जज्बाती लोग हैं, अदरवाइज ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पैकेज, पार्ट ऑफ द गेम है ये साथ से चलती रहती है। जिंदगी है क्या, अपनी तारीख उठा के देख लें, सिवाय साथियों के जोड़ तोड़ के ऊंच नीच के, पर ठीक है। तो आपकी दोस्तियां कितनी हैं, आपका अपनी स्टैंडिंग कितनी है दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में आप कहाँ खड़े हैं, आपकी हैसियत क्या है, उसके मुताबिक ही आपके साथ सलूक हो रहा है। तो आप डटे रहो, लगे रहो। इससे ज्यादा मुझे समझ है ना मैं कुछ, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ इस तरह की सिचुएशन में। ठीक है, वैसे प्लान से मुताल्लिक भी पोजीशन को मजबूत करने से मुताल्लिक भी शहजाद से बात कर रहे थे, वो उन्होंने इजहार ख्याल किया कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बड़ा बेहतर करेंगे जी, उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। अब देखते हैं किस हद तक वो कामयाब होते हैं। लेकिन महमल, हम जहाँ ये बात कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब साहब कहते हैं कि अच्छा हुआ टीम आई नहीं, सड़कें नहीं ब्लॉक हुई, कारोबार ठप हो जाता था, लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाती थी। तो वो तो कह रहे खुशाइन बात है कि नहीं हुआ, अच्छी बात है ना। नहीं अलीना, मैं बिल्कुल भी गवर्नर साहब की इस बात से एग्री नहीं करती। देखिए, क्रिकेट हमारे लिए, जिस तरह सुहेल साहब ने भी कहा, वो एक लाइफ लाइन है। हम लोग सारे, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरे पाकिस्तान को यूनाइट करती है, और ये बहुत मतलब कि ऐसा खेल है कि जिससे इतना प्यार है लोगों को। और जब आपको पता है कि 2009 का जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक हुआ, तो उसके बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई कई सालों के लिए, तो पाकिस्तानी शायकीन जो थे उनको कितना उसका दर्द महसूस हुआ। खाली ये देखिए, ये कोई खाली पीसीबी के लिए एक फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं होती, एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस। हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं, और खासकर पे जब क्रिकेट आता है तो ये कहना कि जी सड़कें नहीं बंद हुई और वो बिजनेसमैन खुश होंगे, अच्छा है जी, नहीं आई तो नहीं आई, देखिए ये बात नहीं दुरुस्त। एक्चुअली उस क्रिकेट को वापस लाने के लिए हमने इंटरनेशनल क्रिकेट 2014, 15, 16, उसके बाद भी हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानियां भी दी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, कुर्बानियां फैंस ने दी हैं, लोगों ने दी हैं, गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज्यादा काम किया, सिक्योरिटी के ऊपर भरपूर वो सारा कुछ स्पेंड किया, पीएसएल के लिए बहुत मेहनत, कागज, सब कुछ किया गया। तो मेरे ख्याल में ये बात गवर्नर साहब की बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज ये अलीना, कि जहां तक रमीज राजा साहब की बात होती है, बात ये कि हमें ग्राउंड रियलिटीज और ये सब कुछ देखना है, हमें रैशनल बात करनी है, हमें इमोशनल, ठीक है हम बड़े इमोशनल है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, लेकिन क्योंकि एज अ कंट्री, एज अ बोर्ड, हमने रैशनली बात करनी है, और हमने डिप्लोमेसी के थ्रू ये बात करनी है कि ये क्रिकेट इंटरनेशनल वापस है। एंगेजमेंट आप उनसे रखेंगे, बोर्ड्स के साथ आप उनके साथ डिप्लोमेसी करेंगे, ताकि वो वापस पाकिस्तान के अंदर वो खेलें। मैं तो कहती हूँ न्यूट्रल वेन्यूज की जो बात है, ठीक है, वो कुछ लोग कहते हैं वो भी ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान के अंदर वापस लाने की बात के ऊपर ही कायम रहना चाहिए, और कहना और मनाना चाहिए सारे बोर्ड्स को। और देखिए, हमने को बहुत ज्यादा गुस्से में या उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। कल को पीएसएल के लिए प्लेयर्स को एनओसी भी बोर्ड्स देते हैं और भी चीजें। फिर ये है कि हमारे एक जो है वो इकोनॉमी के लिए, एक पीसीबी के लिए, एक जो होता है क्रिकेट का फाइनेंशियल क्लाउड भी जो होता है, उसके लिए जरूरी है कि टीम्स इधर आकर होम सीरीज जो खेलें, हमें उसके अंदर जो है बहुत फायदा भी होता है। तो मेरे ख्याल में रैशनली रमीज राजा साहब जो है वो बात अगर करें, वो डिप्लोमेसी करें। ये पिछले आप देखें, नजम सेठी साहब जब थे चेयरमैन पीएसएल के भी, उससे पहले पीसीबी के भी जब चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब ने बहुत काविशें की, उन्होंने बड़ी डिप्लोमेसी की, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा एंगेज भी किया बोर्ड्स को, जिस तरीके से प्लेयर्स के साथ भी बड़ी मुश्किल से क्रिकेट वापस आया था पाकिस्तान के अंदर। तो उनके बाद शहरियार खान यकीनन दुरुस्त कह रही है, हमें ये सारी जो एक्सीलेंट पॉइंट मैं जाने चाहिए, इसको मैं बिल्कुल, इसको मैं डिस्कशन के लिए क्विकली आगे लेके जा, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। ये जो आपने पिक्चर पेंट किया, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन में आगे लेके जाना चाहती हूँ। शहजाद, क्विकली ये बताइएगा, न्यूट्रल वेन्यू की जिस तरह बात की है अभी, इनफ इज इनफ की अप्रोच होनी चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर वर्कआउट करेगी, या फिर डिप्लोमेसी या फिर थोड़ी सी सॉफ्ट अप्रोच ले लें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है? मेरे ख्याल से सॉफ्ट अप्रोच ना लें, लेकिन मुझे एतराज पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब के लहजे से है, उनके लफ्जों के चुनाव पर है, क्योंकि मेरे ख्याल से इमरान खान के अंडर क्रिकेट खेले, इसलिए उसी जज्बाती स्टाइल से बात करते हैं, इतने अरसा कमेंट्री की है, एनालिसिस करते रहे, वो जज्बातीपन आप कम करके एक स्ट्रांग पोजीशन आप ले सकते हैं, जहां पे आप कॉम्पनसेशन की भी बात करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे आज कि मैं कॉम्पनसेशन आपको लेके रहूंगा, मैं दिखा के रहूंगा,
तो फिर वो ईसीबी और न्यूजीलैंड में भी बैठ के लोग सुनेंगे, मेरे ख्याल से वो शायद इस बात को इतना पॉजिटिवली ना ले। आप ये बात क्या तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास लीगल ऑप्शन है और हम ये कॉम्पनसेशन जो है हासिल करेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो आई थिंक वो लैंग्वेज में और जो अंदाज है उसमें तब्दीली आ सकती है, क्योंकि उनका ओहदा ऐसा है। और उस टोन में भी रह के आप मेरे ख्याल से सख्त फैसले कर सकते हैं, अच्छे फैसले कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तब्दीली हो सकती है, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये वाली जो बात से अलीना न्यूट्रल वेन्यू से मैं नहीं इत्तेफाक करता। देखिए वो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे दोबारा, और शायद अगर हम कह रहे हैं कि कोई साजिश है तो वही मकसद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा पीछे भेजो, और पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से इतना जब हमने एक एक कदम उठाया है तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, ना कि हम पीछे जाएं। ये बात ठीक है सोहेल साहब की कि हम समझाएं उनको कि सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। लेकिन सोहेल साहब कहते हैं ना मामला रुकने नहीं चाहिए, इस तरह आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। सोहेल बड़ा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत, जी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है उनको कि सिक्योरिटी के क्या हालात है। ये बात ठीक है कि वो अपने अंदाज से देखते हैं सिक्योरिटी। जी देखें, गुजारिश ये है कि सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम स्पोर्ट्स मैप के अंदर रहें, हम आइसोलेशन में ना जाएं, हम अलग दुनिया ना बसाएं। बाकी दुनिया, स्पोर्ट्स का मकसद ही ये है कि बाकी दुनिया के साथ मिलके चलना, बाकी दुनिया के साथ अपने स्पोर्ट्स टाई को, डिप्लोमेटिक टाइज को, फ्रेंडशिप को बरकरार रखना। वो अगर वही मकसद हासिल ना हो, बजाय इसके लड़ाई होनी शुरू हो जाए, बजाय इसके टेंशन होनी शुरू हो जाए। सारी दुनिया में उनके होम ग्राउंड्स के ऊपर उनके ममालिक में जाके क्रिकेट सीरीज हो सकती है, तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, हम क्यों न्यूट्रल वेन्यू की ऑप्शन दें? नहीं, कॉम्प्रोमाइज इसलिए करें कि हमारे हालात हैं। आपके मुल्क के पड़ोस में थर्ड वर्ल्ड वार हुई है, यहाँ पर वाकई 2009 में आपके टीम के ऊपर हमला हुआ था और बाकायदा मैदान जंग बना था। दुनिया में कहीं इस तरह क्रिकेट टीम पे हमला नहीं हुआ। तो कुछ हार्ड फैक्ट्स भी हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए, जहाँ पे सर फैक्ट ये भी है, हाँ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, लेकिन फैक्ट ये भी है ये कोई झूठ तो नहीं है कि आए रोज धमाके हो रहे हैं, कभी कोयटा हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट डे मैच रिज्यूम रहा। फिर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड गई हुई थी तब भी एक हमला हुआ, जिसके बाद मैचेस जारी रहे, तब भी ऐसा कुछ नहीं था। तो फैक्ट्स ये भी हैं जी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के हालात को बाकी की दुनिया नॉर्मल नहीं समझती। हम जाहिर है, हम तो यहाँ रहते हैं, हमारा जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ है। हम तो यहाँ रहने के आदी हैं और हम इस तरह के थ्रेट्स को इतनी खातिर में नहीं लाते, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इस तरह के थ्रेट्स को बहुत गैर मामूली समझती है और उनकी सेंसिटिविटी लेवल हमसे ज्यादा है। एक पॉइंट है आप जी, मेरा ये ख्याल है कि उनकी चीज को भी मद्देनजर रखना है। जो सोहेल साहब बात करें बिल्कुल ठीक है कि दुनिया अपने अंदाज से देखती है, लेकिन देखिए अगर तो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया हो कि क्या थ्रेट है तो फिर सोहेल साहब की बात बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से बात ही नहीं की है। वो कहीं पे कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, कहीं पे कंडीशंस की बात कर रहे हैं, मेंटल फिजिकल वेलबींग की बात कर रहे हैं अपने प्लेयर्स की। तो वो मेरे ख्याल से इतनी क्लैरिटी है नहीं। अदरवाइज अगर ये मसला हो तो वो खुल के कहेंगे कि यार ये इशू हम नहीं आ रहे, वो कह नहीं रहे। और इंग्लिश क्रिकेट के खुद लोग क्या कह रहे हैं, माइक एथरटन को आप पढ़े, आप उनके जर्नलिस्ट को पढ़े, वो बात कर रहे हैं कि बाकायदा एक हिपोक्रेसी है इंग्लिश क्रिकेट में। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, दूसरे ममालिक की मिसाल दी है। कोविड की वजह से इंग्लैंड में मैचेस होते हैं वो कैंसिल नहीं होते, साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड जो है वो सीरीज में ड्रॉ करके आ गई। तो जितने छोटे नेशंस हैं क्रिकेट के, वहां के लोग अब खुद ये बात कर रहे हैं कि बड़ी एक हिपोक्रेसी है जो कि क्रिकेट को तबाह कर रही है। क्योंकि देखिए ये कोई फुटबॉल नहीं है जहां पे 32 नेशंस खेल रहे हैं और 100 ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई करना चाहते हैं। 8-9 मुल्क है, उनको मैं अगर आप गायब कर देंगे तो ये गेम के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसपे तनकीद होती है कि एक मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, उसको आप बढ़ा नहीं रहे। ठीक है, ये नहीं हो रहा कि 25 ममालिक के। ठीक है जी, लेट्स वाइंड अप दिस डिबेट ऑन के न्यूट्रल वेन्यू के मामले पर हमारे एनालिस्ट में राय पाया जा रहा है। सोहेल बड़ाज साहब समझते हैं कि हमें आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए, अगर न्यूट्रल वेन्यू पर भी खेलना हो तो खेलना चाहिए। लेकिन महमल और शहजाद साहब इससे अग्री नहीं करते बुनियादी सवाल के जवाब में कि जो प्लान पेश कर रहे हैं नए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब, किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। गो के हमारे 3 एनालिस्ट हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं। शहजाद थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर, उनको लगता है कि बेहतर तरीके से स्टेटमेंट दी जा सकती थी, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था। महमल कहती हैं कि जनाब क्रिकेट डिप्लोमेसी जरा
उससे काम लेना चाहिए और जज्बात में हमें आके बड़े बड़े बयानात नहीं देने चाहिए, आपस में तय करके मामलात को, क्रिकेट को आगे चलाना चाहिए। जनाब, छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाकी 2 सालों की। जनाब, वजीर आज़म इमरान खान इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि ये जो आइंदा साल है यानी 18 अगस्त 2022 तक, ये बड़ा अहम साल है हमारी हुकूमत के लिए। अगर इस तक हम लोगों ने अपने जितने टारगेट्स हैं यानी अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए और इस सिलसिले में बेहतर कारकर्दगी दिखा दी, तो फिर जो अगला साल होगा उसके लिए ऑटोमेटिकली खुदकार तरीके से हम अपने हदफ पा लेंगे। साथ ही साथ पंजाब से मुतल्लिक वजीर आज़म ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है जी बड़े फिक्रमंद हैं वो पंजाब के लिए और असल चैलेंज नताइज देना है, तब्दीलियों को कोई 5 साल बाद याद भी नहीं रखेगा। पूछना हमने ये है, वजीर आज़म जो अहदाफ से मुतल्लिक बात करते हैं, तो क्या वजीर आज़म और उनकी हुकूमत अहदाफ हासिल कर पाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब, क्या ख्याल है आपका? 60 से 65 या 65 से 70% तक अपने ये लोग अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। और उसकी एक और वजह भी है कि इनके चंद टारगेट्स एब्सोल्युटली अनअचीवेबल हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, वो अचीवेबल हैं नहीं। अगर तो वो सिंबॉलिक वैल्यू है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं। मसलन आप रियासत मदीना सिर्फ शाह मदीना बना सकते हैं, खत्म हो गई बात। ये एज अ मुस्लिम मेरा तो ईमान है। ये बाकी 65-70% तक की है। ठीक है जी। हसन निसार साहब कहते हैं पूरे तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ 65 से 70% तक हासिल कर ही लेंगे। सोहेल वड़ायत साहब, मेरा ख्याल है कि 50% से कम आदाफ हासिल करेंगे और मेरा ये ख्याल है कि नौकरियां देने का वादा है या महंगाई नीचे लाने का वादा है, मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी पूरा नहीं हो सकेगा। और असल बात यह है कि क्या उस वक्त अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई और उस वक्त तक भी यही हालात रहे जो आजकल है, तो फिर बड़ा टफ टाइम मिलेगा पीटीआई को। सर 50% से कम तो फिर ना हुई ना जी। ठीक है, फिर मैं आपका नए का ऑप्शन लिख रही हूँ। जी जी। शहजाद इकबाल साहब, 3 साल जो हुकूमत के गुजरे, बड़ी बगौर जायजा भी हमने उसका लिया, उसको क्रिटिकली एनालाइज किया। क्या आपको लगता है कि 2022 तक कुछ बुनियाद पड़ जाएगी या अभी तक कुछ बुनियाद डाल दी गई है जिससे आगे अहदाफ हासिल हो सके 2 सालों में? देखिए, तहरीक इंसाफ हुकूमत के अहदाफ क्या थे उसका खुलासा सोहेल वड़ायत साहब के एक प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने बताया था कि हमें वोट नट बोल्ट ठीक करने के लिए नहीं मिला है, हमें इस्लाहात लाने के लिए वोट मिला है, चाहे वो पुलिस हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इनमें हमें इस्लाहात लानी है। और मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब का वो पीरियड था जिस वक्त वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं थे, तो उस वक्त वो ज्यादा सच और खुलकर बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की तो फिर मजबूरियां भी होती है, हुकूमत की हर पॉलिसी का दिफा कर रहे हैं, तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल से अहदाफ पूरे होते हुए नहीं नजर आते। वो रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, बल्कि अब तो बस हुकूमत का फोकस ये होगा कि जो आदाद शुमार है उसको आप मेंटेन करके रखें, ग्रोथ आपको नजर आए, अफरात ज़र कम हो, ये अचीव कर सकती है। इसके अलावा जो ब्रॉडर एजेंडा था वो तो हासिल होता हुआ नहीं नजर आता। हाँ, एक सेक्टर है सोशल सेक्टर, वहां पे उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि उनको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेल्थ कार्ड केपी में दे दिया है, पंजाब के काफी अजला में दे चुके हैं, वो एक अच्छा मंसूबा है। इसके साथ साथ जो कामयाब जवान प्रोग्राम है या पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाए, वो मेरे ख्याल से बेहतर प्रोग्राम है, वो कुछ हद तक उनको फायदा देंगे। बट ओवरऑल अगर आप एक ब्रॉडर टर्म से बात करें तो मुझे लगता है कि वो अपने आदाब जो लेकर आए थे, जो उनका मंशूर है, उसके हवाले से तो नहीं अचीव होते हुए नजर आते। ठीक है, अच्छा महमल, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन एक चीज जो अभी कहा है कि आपने इस्लाहात लाने का कहा था और वो नहीं ला पाए, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए सिंगल नेशनल करिकुलम तरीकाकार पर ना जाए, क्या कंटेंट था ले आए, इस्लाह उनके मुताबिक हो गई। इसी तरह से अगर ये जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक बिल्स ला रहे हैं तरीकाकार पर ना जाएं, अगर ये जॉइंट सेशन से पास करवा लेते हैं तो उनके मुताबिक इस्लाह हो गई। तो इस तरह से क्या आपको लगता है नहीं कि टारगेट तो अचीव कर लिया, तरीकाकार पर ना जाए?
देखिए अलीना, रिफॉर्म्स ये नहीं होते कि कोई चीज आपने ऑर्डिनेंस से पास करा ली या आप कोई चीज जल्दबाजी के अंदर ले आए जिसके फिर अगर उसके रिजल्ट्स नहीं अच्छे आते, ये थोड़ी रिफॉर्म्स होते हैं। और पीटीआई ने भी जो रिफॉर्म्स प्रॉमिस किए थे वो थे कि जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, यानी कि अवाम के लिए जो चीजें आसानी पैदा करेंगी। जहां तक ये कि हुकूमत जो अपने अहदाफ पूरे कर लेगी, मेरा भी यही ख्याल है, बाकी सब की तरह के नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। क्योंकि असल में नहीं ना, बात ये होती है कि जो पहले 3 साल होते हैं ना किसी भी हुकूमत के, उसके अंदर डिफिकल्ट डिसीजन ली जाती है। ये शहजाद मुझसे ज्यादा बेहतर मईशत को समझते हैं। इन्हें पता है कि जब वो पहले 3 सालों के अंदर आप वो डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं तो फिर ही बेहतरी के रास्ते पर हुकूमत जाती है। लेकिन जो इस साल का बजट दिया गया है वो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि जैसे ये कोई इलेक्शन ईयर का बजट है। तो फिर अगर आपने इस तरह की चीज ही करनी थी तो फिर आपने जो इकोनॉमी एक कह ले शटडाउन की, रुपी डी वैल्यू किया, ग्रोथ रेट जिसकी वजह से नीचे आई, इंटरेस्ट रेट आपने एक जगह पे वो रख लिया, तो जो बड़े मंसूबे आपने पहले 3 सालों में तो आप कर ही नहीं सके। तो आखिरी साल में तो ये वाली चीजें, या आखिरी 2 सालों के अंदर तो ये चीजें नहीं होती। हार्ड डिसीजन पहले ली जानी चाहिए। जो ये बात जो है कि जो इकोनॉमी का साइज 2018 में मिला था इस हुकूमत को, आज 4% की ग्रोथ के बावजूद भी वो साइज उससे कम है। फिर ये है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ये जो इसकी बात सारी करते थे उसको हम नीचे लेकर आए हैं। ये 4% ग्रोथ की वजह से वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जो रिजल्ट आप चाहते थे कि आपकी एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, वो तो रिजल्ट नहीं आ सके। आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही है और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टारगेट से कम है। फिर प्राइवेटाइजेशन की अब बात कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन अगर आपने करनी थी तो वो आपने पहले 3 सालों के अंदर ये चीजें, ये डिसीजन लेते हैं ना, या आप आखिरी साल में किस तरह करेंगे? आपने तो पिछली हुकूमत को भी नहीं करने दी। तो ये जो चीजें, मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने अहदाफ, वो जिस तरह सुहेल साहब ने बात की कि 50 लाख घर बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, टैक्स डबल कर देंगे, क्या ये चीजें अहदाफ तो ये वाले थे रिफॉर्म्स के अलावा? तो क्या मईशत के अहदाफ वो पूरे कर सके? मेरा नहीं ख्याल, मुश्किल है कि वो पूरे कर सके। आपको नहीं लगता मुश्किल है? लेकिन शहजाद, आज वर्ल्ड बैंक ने तो बड़ी पॉजिटिव आउटलुक दी है। वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहाली के रास्ते पे गामजन है। इट्स वेरी पॉजिटिव अगर यहाँ से 2 सालों में देखें तो। देखिए, ग्रोथ के हवाले से तो तीसरा साल बेहतर था, अगला साल भी बेहतर नजर आ रहा है। बट कल शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो उसमें कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ डेडलाइंस हैं जिसका ख्याल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे बजट के बाद हर वजीर आके कहता था यहाँ से हम एक देरपा ग्रोथ की तरफ जाएंगे, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। लेकिन जिस तरीके से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और उसकी वजह से आपका करंट अकाउंट खसारा है, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से एक और यहाँ पे इफेक्ट आ सकता है इन्फ्लेशन पर। तो ये चीजें बड़ी परेशान कुन है। और पिछले 2 दिन से आप देखें स्टॉक मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है। कल 500 पॉइंट नीचे थी, आज 1000 पॉइंट नीचे थी। और उसकी वजह यही है कि आपने डिस्काउंट रेट बढ़ाया है, ठीक है 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है, बट वो एक इंडिकेशन है कि आगे जाके ये अंडरलाइनिंग इश्यूज हैं जो कि आपकी मईशत को परेशान कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पिक्चर पेश कर रही है, बट मेरे ख्याल से कंसर्न्स हैं और ये अब आपको फाइनेंस मिनिस्टर की बातों में भी नजर आ रहा है, उनको अकाउंट करना चाहिए। ठीक है सुहेल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं जनाब पंजाब में ये फिक्र ना करे कौन आया कौन गया, कितनी तब्दीलियां हुई, अगर आपको 5 साल बाद नताइज मिलेंगे तो तब्दीलियां कोई नहीं याद रखेगा। ये सच है? ये सच है, लेकिन अगर तब्दीलियां मुस्बत हों, अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए तो फिर तो तब्दीलियां लोग याद नहीं रखेंगे, फिर तो लोग नताइज को देखेंगे। लेकिन अगर नताइज ही ना आए, अगर नताइज जो थे वो तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ आ गए, फिर तो लोग ये कहेंगे ना कि इसके पीछे क्या था, इतनी तब्दीलियां हुई, ये कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट नहीं आए। ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक जी, तीसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक इमरान खान का बयान खुशाइंद है। लेकिन वो कहते हैं जनाब अफगानिस्तान के मौजू पर अभी तक नेशनल कंसेंसस यानी कौमी इत्तफाक राय डेवलप नहीं हो पाया है और पाकिस्तानी पार्लियामेंट का इजलास भी नहीं हुआ है। तो अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि क्या अफगान मामले पर पाकिस्तान को पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। सुहेल वड़ाई साहब, क्या टेक है आपका इसके ऊपर? जरूर बुलाना चाहिए और डेफिनेटली पार्लियामान इन्हीं कामों के लिए होती है
और अफगानिस्तान पर मुकम्मल ब्रीफिंग देनी चाहिए, मुकम्मल उस पर इत्तफाक़ राय डिस्कशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें होनी चाहिए। हमारा नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, तो इसके ऊपर सियासी जो इत्तफाक़ राय है वो बहुत ज़रूरी है कि बड़ा अहम इशू है और इस पर जरूर बातचीत होगी। लेकिन शहजाद इकबाल साहब, क्या आपको लगता है सारी पार्टीज की तरफ से मैच्योरिटी दिखाई जाएगी? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि कौमी सलामती के मामलों के ऊपर या फिर इस तरह के मामलों के ऊपर जिसके ऊपर यकजहती एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वहां पर भी बदमज़गी हो जाती है। देखिए, वो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, मामलात ऐसे हैं कि हो जाती है बदमज़गी, लेकिन फिर भी ये वजह नहीं होनी चाहिए कि आप सेशन ना बुलाएं। आप बिल्कुल बुलाएं। यमन का मामला था, बड़ा एक हीटेड डिबेट उस पर भी हुई थी। मुश्तरका एक एलामिया सामने आया जिसके बाद पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली थी कि हमने यमन की जंग में नहीं बढ़ना है, हमने सालिसी की कोशिश करनी है। मुशर्रफ पे आज तक तनकीद होती रहती है कि अमेरिका की एक कॉल आई और आप जो है सारी बातें उनकी मान गए। तो मेरे ख्याल से आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी, तो जो भी फैसला हो ऐसा हो कि तमाम पार्टीज का कंसेंसस हो, जिसके लिए बेस्ट फोरम पार्लियामेंट है। और जब हम बात ये कर रहे हैं कि एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत वहां पर हो, यहाँ पे चले, एक डेमोक्रेसी है, लोगों के पास इख्तियार है हुकूमत चुनने का, तो यहाँ पे कम से कम जो फैसले हों, क्योंकि ये बड़े लॉन्ग टर्म फैसले होते हैं, कल किसी और की हुकूमत हो सकती है, तो उसमें सबका एक मुश्तरका मेरे ख्याल से राय लेने में कोई बात नहीं है और लेनी चाहिए, और पार्लियामेंट के फोरम से एक बाकायदा एक आवाज उठनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे शहजाद ये बताइएगा, अभी तक पार्लियामान का इजलास क्या समझते हैं, क्यों नहीं हुकूमत बुला रही है? देखिए, मेरे ख्याल से जो पहले आपने सवाल किया कि जिस तरह हम देखते हैं कि बदमज़गी होती है, कोई ट्रस्ट है नहीं दोनों पार्टीज में, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चाहे कोई भी मामला हो, हुकूमत की तरफ से एक ही आवाज उठती है कि ये चाहते हैं कि NRO मिल जाए, ये चाहते हैं कि इनके केसेस माफ हो जाए। हुकूमत की तरफ से इस तरह का शोर मचता है। ऑपोजिशन कहती है कि हमने जब भी इनकी बात मानी है, चाहे फैटफ के बिल्स हो या कोई और पार्लियामानी मामला हो, तो उसके बाद हमें जो है कुछ नहीं मिला, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इनको। तो मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट डेफिसिट ही है, आपस में बैठ नहीं सकते साथ, इसलिए नहीं बुलाया, और तो कोई रीजन नहीं नजर आता। और दूसरा, जाहिर सी बात है, एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी तो होती है फैसले करने की, लेकिन एग्जीक्यूटिव को जब स्टेट की तरफ से अथॉरिटी मिलती है तो आपको रीजनेबल और जस्ट फैसले करने होते हैं, उसका बेहतरीन फोरम तो पार्लियामेंट ही है। एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट महमल, ये तो बड़ा सुनहरी मौका था, सबको साथ बिठाते करते, लेकिन क्या समझती हैं आप, क्यों थोड़ा सा हेजिटेट किया गया, क्या दुरुस्त था? देखिए अलीना, बात यह कि अभी तक अगर नहीं भी बुलाया, इसमें ठीक है वो जो भी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के मामला चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई। हमने कौन सा कोई यूनिलैटरली कोई डिसीजन ले लिया, हुकूमत ने कोई ऐसी अभी तक कोई डिसीजन तो नहीं ली, कंसेंसस तब भी बचता है। देखिए, जो ऐसे मामला होते हैं, आपको याद होगा कि जब पुलवामा का हुआ था और फिर जो भारत की तरफ से जिस तरह से जो एक हम जंग के करीब आ गए थे, आपने उस वक्त ऑपोजिशन का रिएक्शन देखा था। ऑपोजिशन ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम आपके साथ हैं। तो ऐसी बात नहीं होती, कौमी सलामती की और इस तरह के चीजें होती हैं, जिस तरह शहजाद ने भी अभी यमन वाली बात भी बताई है। पार्लियामेंट के थ्रू ये चीजें होती है, कंसेंसस, आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाते हैं, उसके बाद ही ये डिसीजन दी जाती हैं। जब कोई मिलिट्री ऑपरेशंस करने की या बाकी इस तरह की जो चीजें होती है, उसके ऊपर एक कंसेंसस डिसीजन लिया जाता है, एक बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल में कि पार्लियामेंट का इजलास बिल्कुल बनाना चाहिए हुकूमत को, और ये एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि ये वैसे भी जो अभी अगर हालात ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के खराब भी हैं, तो वो भी बेहतर होगा। बदकिस्मती से कभी कभार ऐसा भी, हाँ महमल, बदकिस्मती से कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इजलास बुला लेते हैं, लेकिन फिर ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स गैर जिम्मेदाराना आती हैं और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से पिक कर ली जाती हैं कि एक वावेला मच जाता है। तो इस तरह की सेंसिटिव सिचुएशन में क्या ये बेहतर नहीं है खामोशी? अलीना, खामोशी का ये मतलब तो नहीं कि आप ज्वाइंट सेशन ना बुलाएं, या मतलब कि आप सारे पार्लियामेंट को साथ लेकर ना चलें, ऑपोजिशन को साथ लेकर ना चलें। हुआ था ना कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें सबको पार्लियामेंट्री लीडर्स को ब्रीफ किया गया था। नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि ये ऐसी, तो वो काफी नहीं था। नहीं, देखिए, इसके अंदर एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं कि वो आपके लिए जो है वो कोई इस तरह के डिसीजन है। एक वैसे भी एक अच्छी चीज, मेरे ख्याल से अलीना का पॉइंट ये है, और ये बात दुरुस्त भी है, कि जो ऑपोजिशन पार्टीज होती है वो पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा कर रही होती है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने के चक्कर में होती है, बजाय इसके कि कोई बाकायदा संजीदगी से बात हो। मिसाल के तौर पर जब पुलवामा के बाद जब ये ज्वाइंट सेशन बुलाए गए थे, तो उसमें देखे ना, कहीं से एक नारा लगता था कि कुलभूषण यादव के वकील बन गए आप, आपका तो कोई फोन नहीं उठाता।
और गद्दारी के फतवे, क्लोज टू गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे थे इमरान खान पे। जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो इसी किस्म की बातें होती थी उस वक्त। ये मतलब तो नहीं है कि आप जो है पार्लियामेंट के सेशन ना बुलाए, वो तो ये चीजें वैसे भी कर सकते हैं। मैं खुद अपना मौक़िफ़ दे चुका हूं। मैं कह रहा हूं अलीना मेरे ख्याल से उस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए कि गैर संजीदगी का मुजाहरा होता है, ऑपोजिशन जो है वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करती है वहां पे। जो भी गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं तो उन्हीं को लोग कंडेम भी करते हैं ना। ये जो कोई इस तरह की हरकतें करते हैं तो उसके ऊपर यही फिर लोग कहते हैं कि सही नहीं किया। लेकिन बात यह कि हुकूमत खुद तो बुलाए ना। अगर ऑपोजिशन को गैर संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो उसके तो ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। हुकूमत का तो फिलहाल ये बनता है कि वो एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाए, वो इसके ऊपर मुशावरत करे, वो एक डिबेट करे, कंसेंसस बनाए। हमने आगे क्या करना है। सबसे अफगानिस्तान वाकई इतना इंपॉर्टेंट है, ब्लो बैक जो भी उधर का आता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान को आता है। हमने 70,000 जाने दी हैं, ये एक बहुत सेंसिटिव मसला है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हसास इशू भी है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हसास इशू भी है। इसके ऊपर यकीनन अवामी सेंटिमेंट की तो हम बात करें, लेकिन हमारे इक़्तिदार के ऐवान से क्या मैसेजिंग जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हसन निसार साहब, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? बिल्कुल बुलाना चाहिए, वरना क्या पार्लियामेंट आपने हलीम घोटने के लिए रखी हुई है? एक दूसरे को सौकनों की तरह ताने देने, गालियां देने के लिए रखी हुई है, या तनख्वाहें और अलाउंसेस वसूल करने के लिए रखी हुई है? इन्हीं कामों के लिए ना जी। पार्लेस किसको कहते हैं? तो पार्लियामेंट का इजलास जो है वो जाहिर है बुलाया जाना चाहिए। ठीक है जी, हमारा पैनल इसके ऊपर तो यूनानिमस है कि जनाब बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का इजलास। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, जो हमारे ऐवानों में नुमाइंदगान बैठे हैं, अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए ऐसे मौक़ों के ऊपर, और बड़ी एहतियात से बयानात भी देने चाहिए और बहस में भी ख्याल रखना चाहिए। जनाब इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात होगी आपसे कल नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।